गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है 4.1 का। द क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन R2P the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of the reaction using units of time both in minutes and seconds. तो पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज रेट जो है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर अ रिएक्शन एवरेज रेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो है माइनस del R concentration of reactant divided by del T change in time. Concentration change of reactant divided by change of time, ठीक है। तो इसको हम del R जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस R2 means changed concentration of the reactant minus R1 initial concentration of the reactant divided by T2 minus T1, ठीक है। तो ये है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब और नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि हम लोग को ये पता है कि विथ टाइम जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम लोग यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R2 क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर, देयरफॉर R2 विल बी 0.02 माइनस R1 0.03 एंड जो टाइम चेंज है वो यहाँ पे 25 मिनट्स है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर मिनट इनवर्स। ये मिनट पे किए हैं तो ये हो जाएगा मोलर, ये 10 है, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर मिनट इनवर्स। ये हो गया मिनट पे कैलकुलेशन, ठीक है। अब सेकंड पे अगर इसको हम लोग करें, टाइम को अगर सेकंड पे कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पे एवरेज रेट जो हो जाएगा, एवरेज रेट इज इक्वल टू ये जो हमारा आंसर था 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको हम 60 से डिवाइड कर दे क्योंकि मिनट इनवर्स है, मिनट डिनोमिनेटर पर आएगा और मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड में और इसका आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट इन सेकेंड में और ये था मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का। इन अ रिएक्शन 2A टू प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है हमारा एक रिएक्शन है जो है 2A टू P प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे A का जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर से 0.4 मोलर में डिक्रीज होता जा रहा है इन 10 मिनट्स। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? अब एवरेज रेट जो है, एवरेज रेट का फॉर्मूला है माइनस डेल A डेल T और यहाँ पे हमारा स्टोइशियोमेट्री है 2, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ
और यहाँ पे एक माइनस साइन, ठीक है। तो ये था हमारा इस रिएक्शन के लिए इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन। ये माइनस है और यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री और कोएफिशिएंट 2 होने से ये हो गया हमारा 1/2। अब हमारा डेल ए चेंज इन कंसेंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, 0.4 माइनस 0.5, क्योंकि 0.5 से 0.4 में इसका कंसेंट्रेशन चेंज हो गया। और चेंज इन टाइम कितना था, 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.005 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। टाइम इस यहाँ पे मिनट पे है तो ये हो गया मिनट इनवर्स एंड कंसेंट्रेशन है मोल पर लीटर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a reaction A plus B to product, the rate law is given by R is equal to K A to the power half B to the power 2. What is the order of the reaction? अब ये जो हमारा रिएक्शन का रेट लॉ गिवन है, R is equal to रेट कांस्टेंट K, A का पावर है हाफ और B का जो पावर दिया हुआ है वो है 2। अब इसमें ऑर्डर निकालना है। तो हम लोगों को ये पता है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। ये जो रिएक्टेंट का जो पावर होता है, इसको अगर हम सम ऐड कर दे तो वो होता है उस रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे A एंड B और उसका पावर यहाँ पे दिया हुआ है हाफ एंड 2, तो इसको अगर हम ऐड कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 एंड ये है हमारा इस रिएक्शन का ऑर्डर। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ये होता है, ये जो पावर होता है रिएक्टेंट्स का, उसको अगर हम ऐड कर दे, उसका जो समेशन होता है वो इस रिएक्शन का ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का ऑर्डर हो जाएगा 2.5। क्वेश्चन है 4.4 का, द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे X to Y हो रहा है, जो रिएक्शन है X to Y फॉर्म हो रहा है और जो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अब ये जो X का रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है और उसके वजह से रेट पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसको कहते हैं रेट 1। रेट 1 जो होगा, सिंस इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K रेट कांस्टेंट X to the power 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। यहाँ पे K है हमारा रेट कांस्टेंट, ये है हमारा रेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है रेट 1। अब अगर हम इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब अगर हम इस X का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नया रेट का एक्सप्रेशन होगा, जिसको हम रेट 2 कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, K X की जगह अब हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड जो इंक्रीज करने के बाद जो रेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9K X स्क्वायर, ठीक है। 9K X स्क्वायर, सॉरी 9K X स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, रेट 1 एंड रेट 2 को अगर कंपेयर करें, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो रेट 2 है ये रेट 1 से 9 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रेट 2 जो है
ये रेट 1 की 9 टाइम्स है, रेट 1 की 9 टाइम्स है, ठीक है, क्योंकि रेट 1 में था k एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 9k एक्स स्क्वायर, तो 9 गुना ज्यादा है रेट 2 हमारा। तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, रेट ऑफ फॉर्मेशन of y will increase by 9 times, will increase by 9 times। ये हो गया हमारा आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 to the power minus 3 second inverse. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, एंड जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 1.15 into 10 to the power minus 3 सेकेंड इनवर्स। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, वो है t इज इक्वल टू 2.303 बाई k log ऑफ r0 बाई r। तो यहाँ पे हमारा t है टाइम, ठीक है, k है हमारा रेट कांस्टेंट, r0 है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड r है फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हम लोग को यहाँ पे टाइम ही निकालना है, तो t को हम इस तरफ ही रख लेते हैं 2.303, k का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.15 into 10 to the power minus 3। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन r0, यहाँ पे 5, इनिशियल कंसेंट्रेशन 5 ग्राम था और रिड्यूस होने के बाद वो हो गया 3 ग्राम, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा होगा, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 3 log 5/3 1.667। इसको फिर से कैलकुलेट करने से ये हमारा आ जाएगा 444 सेकेंड। तो ये है हमारा टाइम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इट विल टेक 444 सेकेंड। ओके, आप अगर चाहे तो इसको मिनट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे टाइम का कोई एग्जैक्ट यूनिट नहीं मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पे ही टाइम को रख देते हैं, ठीक है, 444 सेकेंड। क्वेश्चन 4.6 का, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को दिखना पड़ेगा वो है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। इसका मतलब है 60 मिनट्स में ये SO2Cl2 जो है वो हाफ हो जा रहा है। इसका मतलब ये 60 मिनट्स जो हमारा है दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो एक्चुअली हम लोग को टी हाफ बता रहा है। टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग को रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, और सेकेंड जो यहाँ का इंफॉर्मेशन है वो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.0693 डिवाइडेड बाय के, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, 0.693 by K for first order reaction, for first order reaction। तो यहाँ पे हमारा टी हाफ तो गिवन है 60 मिनट, अगर चाहे तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा
3600 सेकेंड, क्योंकि 60 मिनट इंटू 60 हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो यहाँ से हमारा के का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से हमारा के का वैल्यू आएगा 1.925 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। के जो है रेट कांस्टेंट, ये सेकेंड इनवर्स होगा क्योंकि हम लोग टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप अगर चाहे तो इसको मिनट पे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही सिंपल था, रेट कांस्टेंट निकालना, टी हाफ से इसका कैलकुलेशन हो गया। तो के हो गया 1.925 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट कांस्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। एंड रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, इसका एक कारण तो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मिल जाता है। और हम लोग को ये पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर। एक रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ज़रूरत है, और टेम्परेचर जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो डबल होता जा रहा है। हमारा रेट कांस्टेंट जो है 2 टाइम्स इंक्रीज होता है रेट कांस्टेंट। तो एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से हमारा रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन पे लिखना चाहते हैं तो इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम रेट कांस्टेंट एट 10 + 10 डिग्री सेल्सियस divided by rate constant at T डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री सेल्सियस में जो इसका रेट है उससे जितना ज्यादा होता है 10 डिग्री इंक्रीज करने से, उसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं रेट कोएफिशिएंट। तो रेट कोएफिशिएंट बेसिकली इज अ रेशियो of rate constant at T + 10 डिग्री सेल्सियस टू रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और यहाँ से ये क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है 4.8 का, the rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 K in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate EA. तो EA का मतलब है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे
हमारा जो फर्स्ट गिवन है वो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 10 के फ्रॉम टेम्परेचर 298 केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T1 हमारा है 298 और हमारा T2 जो है वो हो जाएगा 298 प्लस 10 398 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे और एक जो पॉइंट दिया हुआ है वो है द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स। तो रेट डबल होने का मतलब है यहाँ पे अगर फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है तो सेकंड का हो जाएगा हमारा K2। तो यहाँ पे रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब है K2 विल बी 2K1। ठीक है, 2K1 इज इक्वल टू K2 क्योंकि रिएक्शन का रेट डबल होता जा रहा है यहाँ पे। अब हम लोगों को निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमारा जो आर्हेनियस इक्वेशन है उससे उसका हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं log K2 by K1 is equal to EA activation energy divided by 2.303 into R। R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट into 1 by T1 minus 1 by T2। तो ये है हमारा आर्हेनियस का इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा K2 by K1 जो होगा K2 by K1 हमारा हो जाएगा log 2, K2 by K1 हो जाएगा log 2 is equal to EA divided by 2.303। R का वैल्यू 8.314। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 298 T1 माइनस 398। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा EA का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 52.9 किलो जूल पर मोल। इसको हम डायरेक्टली किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 52.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी EA 52.9 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI 2H2 plus I2 is 209.5 kilojoule per mole at 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy। तो यहाँ पे हमारा आर्हेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन पे एक्सप्रेशन क्या है उसका K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो यहाँ पे A है हमारा एक कांस्टेंट, E एक्सपोनेंट, EA जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर और K है हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये जो टर्म है E टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये जो हमारा टर्म है ये डिफाइन करते हैं द फ्रैक्शन ऑफ molecules of reactants having energy equal or greater than the activation energy। तो ये जो फ्रैक्शन है E टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये एक्चुअली डिफाइन करते हैं हमारा द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है और इक्वल है। ठीक है, तो अब हमको इस टर्म का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर
ई टू द पावर ई ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे गिवन है, जो है हमारा 209। यहाँ पे क्वेश्चन पे इसका वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है 209.5 किलो जूल, जिसको हम लोगों को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर गिवन है 581। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ई टू द पावर हमारा हो जाएगा ई टू द पावर -209,500, हम इसको जूल पे कन्वर्ट कर लिए हैं, डिवाइडेड बाय 8.314 जो R का वैल्यू है, इनटू टेम्परेचर गिवन है 581। ठीक है, ये ई टू द पावर है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा ई टू द पावर -43.4, जिसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 43.4। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इसको कैलकुलेट करने के लिए एंटीलॉग लेना पड़ेगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंटीलॉग लेना पड़ेगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई एंटीलॉग ऑफ 43.4। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.47 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये है हमारा आंसर, ये है -EA/RT। तो ये है हमारा आंसर 1.47 into 10 to the power -19. This is the fraction of molecules that having energy equal to or greater than the activation energy. Okay.